एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास उज्जैन से, मध्य प्रदेश उज्जैन से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इनके छोटे प्रश्न हैं और सामान्यतया इन्होंने अपनी कुंडली मुझे भेजी है दशाओं के क्रम में। कैसी महादशा रहने वाली है, क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है, ये आपको आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम से पता चल जाएगा। शुरू करते हैं। भाद्रपद माह में और श्रावण माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो मृदुभाषी होते हैं और धनवान भी होते हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिणायन में जन्मे होने से जितने भी पापग्रह होंगे, यानी कि शनि, मंगल, राहु, केतु आदि ग्रह, ये सारे ग्रहों का प्रभाव उत्तिप्त होकर के तीव्रता से मिलेगा, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में कभी कभी हठधर्मिता यानी कि जिद और क्रोध या कभी कभी चिड़चिड़ापन, ऐसा स्वभाव देखने को मिलता है। उस व्यक्ति को थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के जन्मे होने से संततिवान व्यक्ति बना रहता है। महिला संतति को जन्म देने वाला ज्यादा होता है और गुरुवार को जन्मे हैं, इस वजह से इस कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को व्यापार, कृषि संयंत्र, कृषि से संबंधित, टैक्स कलेक्शन, मृत्यु जहाँ पे होती हो, जैसे जो स्मशान घाट हो उसके आसपास रह करके व्यक्ति उससे संबंधित अंत्येष्टि कर्म से संबंधित जितने भी सामग्रियों का दुकान होता है तो वो व्यक्ति आगे कर सकता है। ये मैं आगे भी बताऊंगा। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति कठोर बोलता है और जिद्दी होता है। हालांकि कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की कुंडली के लिए चंद्रमा का बल बलवान होगा और उसे सभी तरीके से लाभान्वित करने वाला भी होगा। धनिष्ठा नक्षत्र, ओम वसुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को कम से कम अपने जीवन काल में 5000 बार करना चाहिए। मतलब एक बार 5000 बार करवा लिया, 2 साल 4 साल बाद फिर एक बार 5000 बार करवा लिया, ऐसा अपने जीवन काल में कम से कम 3 से 4 बार करवा लेना चाहिए। विशेषतया जब कभी भी परेशानी हो, स्वास्थ्य से, करियर से नुकसान हो, ऐसा। पीपल के वृक्ष की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। धातु में तांबा और लोहा दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो जितना ज़्यादा अपने आप को शुद्ध बना के रखें, शुद्ध मतलब सफ़ेद कपड़े, अच्छे कपड़े, साफ कपड़े, प्रेस किए हुए बिल्कुल कड़क, नील का इस्तेमाल ना करें। इसके अतिरिक्त ये जो प्रभाव है चंद्रमा का और जो नक्षत्र का, इसके आधार पर धनिष्ठा नक्षत्र में व्यक्ति को तुला दान करना चाहिए। मतलब तुला दान का अर्थ होता है अपने वजन के बराबर फल, फूल, सब्जी, अनाज, लोहा, धातु कुछ भी बन पड़े, ये दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण को अमावस्या के दिन अपने घर में बुला करके उनकी विधिवत पूजा करके और उन्हें भोग राग देना चाहिए, भोजन का पवाना चाहिए और उन्हें जाते जाते द्रव्य दक्षिणा भी देना चाहिए, वस्त्र वगैरह देना चाहिए। ऊनी वस्त्र अर्पित करना चाहिए, ब्राह्मण को देना चाहिए। इसके साथ साथ चांदी का दान करना चाहिए, शहद का दान करना चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए। गाय को हरा चारा रेगुलर खिलाना चाहिए। गाय पालने की स्थिति अगर बन पड़े तो निश्चित रूप से करें। धनिष्ठा नक्षत्र, ओम वशुभ्यो नमः मैंने कहा। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी शनिवार के दिन आवश्यक रूप से करनी चाहिए। शोभन योग, व्यक्ति शोभायमान होता है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण, अब मैं आपका ध्यान यहीं पे थोड़ा लेके आना चाहता हूँ। शूद्र वर्ण और राक्षस गण में जो जातक जन्मा होगा उसमें हठ धर्मिता, हठ, जिद, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, द्वेष, प्रायः छल करने वाला, झूठ बोलने वाला, कुछ भी काम करने वाला, कुछ भी भोजन कर लेने वाला, गंदे और मैले कुचैले कपड़े धारण करने वाला, मार पीट, झगड़े, लड़ाई, कोर्ट केस कचहरी, अपना धन दूसरों को देना, माता पिता की निंदा करना, गुरुजनों की निंदा करना, दूसरे के बारे में कठोर वचन बोल देना, ये सब शूद्र वर्ण और राक्षस गण के कारण होता है। ये तामसिक प्रवृत्ति के गण और वर्ण के कारण व्यक्ति में तमस तत्व की प्रधानता होती है। इसके कारण व्यक्ति कई बार अपने जीवन में बेवजह के अपने बोलने के कारण, कठोरता के कारण, निंदित कृत्य करने के कारण व्यक्ति जीवन में परेशान सा रहता है। ऐसी अवस्था में हमें निश्चित रूप से अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। हम जितना ज़्यादा हो सके अच्छा बन जाएंगे, मंत्र जप करेंगे, मंदिर जाएंगे और माता पिता की सेवा करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करेंगे, व्यापार करेंगे,
नौकरी के तो योग इस कुंडली में सामान्यतया 50% हैं, पर व्यापार के योग ज़्यादा बने हुए हैं। साइड बिजनेस, अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हो तो भी साइड बिजनेस निश्चित रूप से इस कुंडली में किया जा सकता है। पिता के साथ संबंध कमजोर ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। पिता से धन लाभ की प्राप्ति होगी, पति से धन लाभ की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, व्यक्ति अपने व्यापार को लेकर के काफी चिंतन करने वाला होता है और धन इकट्ठा करने की नियत रखने वाला भी होता है। ये आपकी कुंडली का पंचांग है, जिसमें सबसे अच्छा है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रह बने हैं, नक्षत्र धनिष्ठा का है, और अगर बात करें तो ये मंगल का नक्षत्र होता है। और एक बात और भी जो समझना होगा, तो यहाँ व्यक्ति में साहस, बल, पराक्रम, उद्विग्नता, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति, निर्णय लेने में असमर्थ, जल्दी निर्णय लेना हो तो व्यक्ति को बड़ा कठिन होता है और वो प्रायः गलत निर्णय भी लेते हुए देखा जाता है। महत्वाकांक्षी होता है और धन लाभ की इच्छा रखने वाला, खूब बड़े घर में विवाह हो ऐसी मनसा रखने वाला भी होता है। तुला लग्न की कुंडली है, इस वजह से अगर ऐसी स्थिति बन पड़े तो व्यक्ति व्यापारिक विचारधाराओं से युक्त होता है। हालांकि उसका व्यय प्रायः असंतुलित रहता है और कई बार उसे अतिरिक्त व्यय में भी जाते हुए देखा जाता है, जहां वो कई बार ऋण वगैरह में भी जाता है। दूसरों के कारण, दूसरों के झगड़े अपने मत्थे ले लेता है और बेवजह की बयानबाजी के कारण अपने मित्रों को भी शत्रु बनाता रहता है। तो ये ना करने, इस वजह से यहाँ पे नुकसान के योग बन रहे हैं। आपकी कुंडली में ये ग्रह हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले तो यही देख लें कि केंद्र में चर प्रकृति की राशि बनी है। चर प्रकृति की राशि बनी है, दशमांशा स्थिर प्रकृति की राशि लेके बैठा है। तो लग्न कुंडली और नवांश कुंडली चर प्रकृति की कुंडली अगर बनाएंगे तो इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में चंचलता ज़्यादा है, या कहने का अर्थ ये होगा कि वो एक जगह स्थित होने में उसको प्रायः दिक्कत होती है। अब मैं आपको यहीं पे चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र के हैं और कुंभ राशि का निर्माण कर रहे हैं। कुंभ राशि में बैठे हैं शनि, जो है वो शत्रु की राशि में, और चंद्रमा शत्रु की राशि में। तो दो परस्पर आपस में शत्रु ग्रह, चंद्रमा और शनि। लेकिन इन दोनों का आपस में जब परिवर्तन होगा, और ज्योतिष शास्त्र का महानतम राजयोग कहता है कि पंचम भाव का स्वामी जब दशम स्थान में बैठ जाए और परिवर्तन कर ले तो ये महान राजयोग बन जाता है। लग्न के स्वामी शुक्रदेव गुरु से केंद्र में हैं और चंद्रमा से छठवें आठवें हैं। इस अवस्था में व्यक्ति के स्वास्थ्य में कई बार बुखार, सर्दी, कफ और घाव, फोड़ा फुंसी, मवाद निकलना घावों में से, उसके बाद घुटने का दर्द, स्नोफीलिया, और कई बार न दिखने वाली बीमारियां प्रकट होने लगती हैं। तो चंद्रमा के कुंभ राशि में बैठने से और उनके परिवर्तन से, शनि और चंद्रमा के परिवर्तन से, यहाँ व्यक्ति के ऊपर से साढ़े साती अब नुकसान देने वाली नहीं होगी, वरन फायदा देने वाली हो जाएगी। क्योंकि शनि और चंद्रमा का परिवर्तन और आपस में शनि और मंगल, इस कुंडली के लिए मंगल देव जो हो सप्तमेश होकर के लाभ भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र, शनि की राशि कुंभ राशि, तो इन दोनों के संबंध के कारण और चंद्रमा से शनि के परिवर्तन के कारण इस कुंडली के लिए शनि की दशा और मंगल की दशा और शनि की साढ़े साती सदैव ही लाभ देने वाली हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोगों को इस बात से कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है कि बच्ची का या जो जातक है या जातिका है, इनको अगर कुंभ राशि मिली है तो साढ़े साती के कारण ये परेशान होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा, मंगल मार्केश होंगे, इसका अर्थ ये नहीं होगा कि मंगल यहाँ पे कष्ट देने वाले ग्रह होंगे, बल्कि वो संपूर्णतया बेहतर परिणाम देने वाले ग्रह के रूप में परिभाषित होंगे, क्योंकि चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति मंगल उन पे दृष्टिपात कर रहा है। ऐसी अवस्था में कि लग्न में गुरु बैठे हैं, जहां लक्ष्य में कम तु दोषाणाम गुरु लग्ने व्यपोहति, लग्न में गुरु 1 लाख से भी ज्यादा दोषों का शमन कर देते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति के पास लाभ के कई सारे अवसर मिलेंगे, व्यापार करने के कई सारे प्रोग्राम बनेंगे और कई सारी धारणाएं, वो मिथ्य को जो है वो तोड़ता हुआ गुरु की दशा में, शनि की दशा में, चंद्रमा की दशा में, मंगल की दशा में, और साथ ही साथ शनि की साढ़े साती ढैया आदि में बहुत ही ज्यादा तीव्र प्रगति करने वाला हो जाता है। अब मैं यहाँ पे एक चीज नोट में आप लोगों को कहूंगा कि प्रायः हम लोग शनि की साढ़े साती और ढैया से इस वजह से ही कई बार डर जाते हैं। हमें उसका गहन अध्ययन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है कि आपकी कुंडली में शनि का संबंध, चंद्रमा का संबंध, मंगल का संबंध आदि नक्षत्र का संबंध कैसा बन रहा है और कुंडली की प्रकृति कैसी बन रही है। उस आधार पर ही हमें इस बात को तय करना चाहिए कि नहीं, हमारी कुंडली में साढ़े साती हमें परेशान करेगी, हमारी ढैया हमें परेशान करने वाली है। ये यहाँ तक मैंने पंचांग से ही अभी तक आपका परिचय कराया था, क्योंकि विशेष तो मैंने बात कहीं की नहीं है। अब आगे
आपको मैं इनकी कुंडली के लग्न, नवांश और दशमांशा कुंडली में बैठे ग्रहों पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। अब यहाँ से आगे बढ़ के मैं आपको लग्न कुंडली पे लेके आता हूँ। ऐसे जैसे कि आप देख रहे हैं, लग्न तुला राशि का बना हुआ है। लग्न का मान 12 अंश पे है। गुरु वहाँ 16 अंश के पूर्णतया विशुद्ध बेहतरीन अवस्था में बैठे हैं। गुरु से चंद्रमा का संबंध नवम पंचम का बन रहा है। केंद्र में जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह शुक्र, योग कारक ग्रह शनि और जन्म कुंडली में सूर्य दिग्बली, बुध बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे प्रभावों में बुध का जो प्रभाव होगा वो काफ़ी हद तक सकारात्मक और श्रेष्ठ मिलेगा। बुध से चंद्रमा केंद्र में नहीं है, लेकिन छठवें आठवें के संबंध में बैठे हैं। तो बुध और चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा, प्रणंतर, सूक्ष्मांतर में ग्रह निर्णय लेने वाला या निर्णय में सहयोग करने वाला बना देगा। एक बात और बता दूं, नवमांश चक्र में शनि जो बैठे हैं वो अपने से 7वें घर में जा रहे हैं। इस वजह से शनि की दशा जातक के जीवन में कर्म क्षेत्र में लाभ देने वाली, भाग्य का सुख देने वाली, अच्छे लोगों से मैत्री कराने वाली, अनुशासित रखने वाली और गहरी रुचि पैदा करने वाली बनेगी। इस कुंडली में जो स्थिति चंद्रमा की बन रही है वो मंगल से अगर दृष्ट नहीं होते तो कुंडली कमजोर हो जाती, और अगर चंद्रमा और शनि का आपस में परिवर्तन नहीं होता और अगर चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि नहीं होती तो ये कुंडली को कमजोरी मिल जाती। जन्म कुंडली में षष्ठम स्थान में जो राहु बैठे हैं, एक अंश के बैठे हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, और उनका प्रभाव अगर गुरु से परिवर्तन का बन रहा है। गुरु तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, राहु मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं। इन दोनों ग्रहों के नक्षत्र के परिवर्तन के कारण, हालांकि उस राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि कई बार राहु को परेशानी देने वाली या कष्ट देने वाली दशाओं के रूप में परिभाषित भी करेगी, क्योंकि राहु के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। साथ ही साथ ये स्त्री जातिका की कुंडली है या पुरुष जातिका की कुंडली है। अगर राहु छठवें भाव में बैठे हैं तो काफी हद तक ये अपनी दशाओं में बीमारियां देने वाले, कंफ्यूजन देने वाले, नौकरी में मतभेद देने वाले, व्यापार को मंद गति से चलाने वाले और कष्ट देने वाले हो जाते हैं। हालांकि राहु यहाँ मीन राशि में तटस्थ होकर के बैठेंगे, जिसके कारण कई बार जातक के जीवन में कुछ अच्छे परिणाम के साथ साथ कुछ बुरे परिणाम भी मिलेंगे। अच्छे परिणामों में साहस मिलेगा, अच्छे परिणाम में व्यक्ति को समझने की शक्ति बढ़ेगी, अच्छे परिणामों में अनुभव का लाभ मिलेगा, अच्छे परिणाम में व्यक्ति अपनी समस्या को समझने की शक्ति बढ़ाएगा, साथ ही साथ तिकड़मी करेगा। तिकड़म जितना जो जैसी व्यवहार की स्थिति बनेगी वैसा ही उसके साथ व्यवहार करने वाला होगा। और बुरे परिणाम में स्वास्थ्य की चिंता, बेवजह रोक टोक, है ना, कई बार सरकार से नुकसान, आत्मविश्वास की कमजोरी, नियंत्रण न रख पाना, चिड़चिड़ेपन के स्वभाव के कारण किसी को कुछ भी बोल देना, जिद करना, सत्य और असत्य के बीच के भेद को न समझना, गलत और बुरे लोगों के बीच में अंतर मतलब उनसे मैत्री कर लेना, आलस्य करना, प्रमाद करना, अपने दूरदर्शिता के प्रभावों को कमजोर कर देना। दूरदर्शिता का अर्थ होता है मैं अगर यहाँ हूँ तो मैं दूर तक क्या देख रहा हूँ। भौतिकीय रूप से जो हमारे नेत्र होते हैं ये बड़े सूक्ष्म होते हैं, मतलब बड़े ही इनकी दृष्टि बड़ी छोटी होती है, लेकिन दूरदर्शिता का अर्थ होता है कि हमारे आज के निर्णय से मेरा भविष्य कितना प्रभावित होने वाला है और वो कैसा फल देने वाला है, इसे ही दूरदर्शिता कहते हैं। तो राहु की दशा अभी चल भी रही है, 2025 के जुलाई तक ये दशा चल रही है। ऐसी अवस्था में हमारे बिगड़ने का समय यही चल रहा है, या एक्चुअली ये कह सकते हैं कि अभी हमें कम से कम 2027 के अगस्त तक अपने आप को बुरी संगति, बुरे लोग, बुरे खान पान और बुरे प्रभावों से बचा करके रखने की आवश्यकता है। ये वही समय रहेगा जहां आप भयंकर रूप से अपने आप को परेशान कर सकते हैं। दूसरों के कारण आपके मन बुद्धि चित्त में व्यग्रता के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। सप्तम स्थान खाली है, अष्टम स्थान खाली है। अष्टम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, दशम स्थान में बैठे हैं और वो बलहीन बैठे हैं, प्रायः बल से कमजोर हैं, क्योंकि दशम स्थान में वो बलहीन हो जाते हैं। लेकिन गुरु, शुक्र, बुध और शनि, ये इतने सारे ग्रह जन्म कुंडली में जो केंद्र में बैठे हैं, ये कुंडली को अतिरिक्त बलवान देते हैं, बना देते हैं। मैंने एक सिद्धांत बताया था कि जन्म कुंडली के तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां भाव,
इन भावों को अगर राहु देखते हों या अगर इन भावों में जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह बैठे हों, लग्न का स्वामी बैठा हो, त्रिकोण के स्वामी बैठे हों, पंचम नवम दशम या इन भावों के स्वामी अगर इन्हीं भावों में बैठे हों, या इस भाव का स्वामी जो दशम स्थान है उसका स्वामी अगर त्रिकोण से या केंद्र से संबंध बना लेता हो, तो ये महान राजयोग बन जाता है और ये प्रायः जातक के जीवन को उत्कृष्ट सफलता देने वाला बन जाता है। ऐसी अवस्था में कि जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति शुक्र दशम स्थान में लक्ष्मी संपन्न योग बना रहे हैं और उसका डिस्पोजिटर प्लैनेट जो चंद्रमा है वो पंचम भाव में पहले ही परिवर्तन महान राजयोग बना रहा है। इसके अतिरिक्त तुला लग्न की कुंडली के लिए लाभ भाव के स्वामी जब दशम स्थान में यानी कि उपचय भाव में बैठेंगे तो लाभ की अभिवृद्धि करेंगे। इसके अतिरिक्त शनिदेव जो तुला लग्न की कुंडली के लिए महान राजयोग बनाने वाले ग्रह बनते हैं, केंद्र और त्रिकोण के अधिपति होकर के लग्नेश के परम मित्र होकर के लग्नेश के साथ बैठे हैं, तो व्यक्ति में चल अचल संपत्ति, मान मर्यादा, अनुशासन, श्रेष्ठता, गंभीरता, न्याय प्रियता, ये सब जातक के जीवन में मिलने वाली हो जाएंगी। बात करते हैं सूर्य और बुध की, तो दशम स्थान, नवम स्थान, एकादशवां और लग्न में सूर्य और बुध कभी भी बुरे परिणाम करते नहीं हैं। वो शत्रु के भी घर में बैठे क्यों ना हो, अंश के बल से भी क्यों ना कमजोर बैठे हों, फिर भी जातक को लाभ देते ही रहते हैं। तुला लग्न की कुंडली के लिए बुध देव महान ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। तुला लग्न की कुंडली के लिए शुक्रदेव, बुधदेव, शनिदेव और साथ ही साथ इस कुंडली के लिए चंद्रमा हो जाएं, सूर्य हो जाएं, बस ये सारे ही ग्रह बहुत अच्छे हो जाते हैं। कमजोर ग्रह के रूप में गुरुदेव और मंगलदेव बनते हैं। वैसे इस कुंडली के लिए दशम स्थान में सूर्य का बैठना, केंद्र में गुरु का बैठना, बुध का दशम स्थान में बैठना, मंगल का एकादशवें भाव में बैठना, शनि और शुक्र का दशम स्थान में बैठना कहीं से भी कुंडली को कमजोरी नहीं प्राप्त करने वाले बना रहे हैं। इस वजह से ये कुंडली इस मामले में तो बहुत ही अच्छी बन रही है कि जातक की कुंडली में बहुत सारे ग्रह कम से कम केंद्र में बैठे हैं और वो भी दशम स्थान में। लेकिन उसका एक नेगेटिव परिणाम ये होगा कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सतत तरीके से, सही तरीके से पहचान नहीं पाता है। इस कारण कई बार उसके जीवन में प्रायः करियर को लेकर के, सामाजिकता को लेकर के, अपने व्यय को लेकर के, अपनी सामाजिक स्थिति को लेकर के कंफ्यूजन सा बना रहता है। क्लियर है? लग्न कुंडली स्पष्ट हो गई। लग्न कुंडली में शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में आपको अनुभवी बना रहे हैं, बुध पुष्य नक्षत्र में आपको धार्मिक बना रहे हैं, शनि आश्लेषा नक्षत्र में आपको तकनीक की समझ रखने वाला बना रहे हैं और सूर्य आश्लेषा नक्षत्र में आपके निर्णय को कमजोर करने वाला बना रहे हैं। वहीं गुरु स्वाति नक्षत्र में और राहु पूर्वा भाद्रपद में आपस में परिवर्तन करने के कारण दोनों ही ग्रह प्रायः अच्छे परिणाम करने वाले बन रहे हैं। दशमांसा चक्र में लग्न का अधिपति उच्च का और गुरु, चंद्रमा और शुक्र, ये महान बहुत बढ़िया योग बन जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे जो स्थिति बनेगी कुंडली की वो बड़ी ही श्रेष्ठ और संतुलित से भी ज्यादा बेहतर परिणाम करने वाली बनेगी। दशमांसा चक्र में सूर्य सप्तम भाव के स्वामी, शनि लग्न के स्वामी होकर के एक साथ दोनों बैठे हैं। जहां सूर्य थोड़े बहुत घर्षण के साथ परिणाम देते जरूर दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी शनि के उच्च होने के कारण और दशम स्थान में मंगल के राशि में राहु के बैठ जाने के कारण और मंगल उस भाव के स्वामी होकर के उच्च के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में करियर का ग्रोथ, दशम स्थान पे गुरु की प्राप्ति दृष्टि की, शुक्र उच्च के, चंद्रमा वहां मित्र की राशि में मित्रस्थ होकर के और गुरु वहीं पे अपनी राशि को बल दे रहे हैं। इस कारण से यहाँ बुध की दशा में कभी कभी कारोबार में परेशानी होती देखी जा सकती है। मंगल की दशा में विदेशी कंपनी, विदेशी प्रवास, विदेशी लाभ, ये सब मिल सकता है। लेकिन ये कुंडली 100% से भी ज्यादा बार मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि धन बहुत अच्छा कमा लेगी और प्रतिष्ठा भी बढ़िया कमा लेगी। सामाजिक उत्थान इस कुंडली का बहुत अच्छा है, बस हमें अपने स्वभाव को बहुत ज्यादा बेहतर बनाने की आवश्यकता है। बुध की दशा सूर्य, शनि, शुक्र, मंगल और गुरु, ये चारे पांचों जितने भी ग्रह बन रहे हैं, सारे ग्रह आपकी कुंडली में संतुलित हैं और बेहतर परिणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 5 रहेगा। दिशा, जिस भवन में आप रह सकते हैं वो पश्चिम दिशा का भवन हो तो बहुत अच्छा है, मतलब फ्रंट पश्चिम का हो। इसके अतिरिक्त विवाह अगर करना हो तो आपकी कुंडली सिंह राशि के जातक से, सिंह लग्न के जातक से, कर्क राशि कर्क लग्न के जातक से, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के जातकों से विवाह किया जा सकता है। पश्चिम दिशा की तरफ विवाह हो तो ज़्यादा बढ़िया है। अभी आपकी कुंडली में 2025 के जुलाई के बाद गुरु की दशा आ रही है, जो 2027 के अगस्त के बाद विवाह का संपूर्णतया मजबूत योग लगा देगी। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में विवाह बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बहुत सन्निकट निकट में ही होता दिख रहा है।
इस कुंडली में संतान, दाम्पत्य, परिवार और नौकरी के योग बहुत अच्छे हैं। पति खर्च करने वाला होगा। लग्न सप्तम भाव का अधिपति एकादशवें में, सप्तम भाव का अधिपति एकादशवें में। शनि स्वग्रही, शुक्र मित्र की राशि में, शुभ ग्रह की राशि में, गुरु की उच्च दृष्टि प्राप्त हो रही है। पति खर्च करने वाला होगा और प्रेम करने वाला भी होगा। और सामान्यतः कम्युनिकेशन गैप थोड़े बहुत जरूर देखे जा रहे हैं। मंगल की दशा में पत्नी से मतभेद, पति से मतभेद हो सकता है। संतान से मतभेद या स्वास्थ्य में मतभेद या कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो इस कुंडली में कमजोर दशाएं कौन कौन सी जाएंगी? मंगल, गुरु और काफी हद तक राहु केतु। ये आपको कई बार कष्ट देने वाली दशाओं के रूप में अपने आप को परिभाषित करेंगे। गुरु की दशा आ रही है, अगर हो सके तो आप एक सफेद पुखराज पहन सकते हैं। लग्न का अधिपति अगर जन्म कुंडली में वर्गोत्तम हो, यहाँ लग्नेश कर्क राशि में बैठे हैं, यहाँ भी वो जन्म कुंडली में कर्क राशि में बैठे हैं और यहाँ तो पूर्णतया उच्च हो जा रहे हैं। इस वजह से ये कुंडली अच्छे पदों पे काम करे तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो स्वतंत्र कारोबार करे जो बहुत अच्छा होगा। कृषि से संबंधित काम हो, पशुपालन से संबंधित हो, उसके बाद पूजा पाठ की सामग्री का काम हो, ये सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इसका बनाना, ये सब काम आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छा बन रहा है। दिन इस कुंडली के लिए शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा। अंक मैंने बताया 5। नक्षत्र के आधार पर पूर्वा भाद्रपद, पुष्य, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी, उसके बाद आपकी कुंडली के लिए श्रवण, उसके बाद अनुराधा, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी। ये सब नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।